हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और इतिहास के पहले अध्याय को ख़त्म करने के बाद हम भूगोल के पहले 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने इनको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले 2 कंटेंट या वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। आज संसाधन और विकास अध्याय का यह तीसरा भाग है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भू संसाधन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको रोड मैप बताया है, बस उसी रोड मैप पे चलना है कि भू संसाधन किसे कहते हैं, भू संसाधनों के प्रकार, भू संसाधनों के प्रकार के बाद में हम देखेंगे भू संसाधनों का उपयोग का क्या फॉर्मेट भारत में है, और इसके बाद हम भूमि के होने वाले नुकसान यानी लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे और फिर देखेंगे भू संरक्षण के बारे में। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए संसाधन एवं विकास और इस अध्याय का यह तीसरा भाग है, तीसरा वीडियो है जिसके अंतर्गत आज हम शुरू करने जा रहे हैं भू संसाधन को। और इस वीडियो में हम भू उपयोग को पढ़ेंगे, फिर भू उपयोग का जो फॉर्मेट है या तरीका है वो देखेंगे, क्या पैटर्न है, क्या उपयोग, क्या प्रारूप है, और इसके बाद भू निम्नीकरण और भूमि संरक्षण पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले वही स्टडी रोड मैप। स्टडी रोड मैप में आप देखेंगे सबसे पहले भू संसाधन किसे कहते हैं, फिर भू संसाधनों के प्रकार, इसके बाद में भू संसाधनों का विकास करते हुए हम उसका उपयोग के बारे में समझेंगे, उपयोग के बाद हम भारत में उपयोग का क्या पैटर्न है वो समझेंगे, और उपयोग से होने वाली भूमि निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन मतलब ज़मीन के नुकसान की बात समझेंगे, और फिर हम नुकसान से बचने के लिए उसके संरक्षण के क्या उपाय हों इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर, द क्वालिटी कंटेंट फॉर ई लर्निंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भू संसाधन। भू संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक हाथ में पृथ्वी रखी हुई है। पृथ्वी को हम हिंदुस्तानी भूमि बोलते हैं। मतलब इस पृथ्वी का किस तरह से हमारे जीवन में संसाधन के रूप में उपयोग हो रहा है, आज हम इसको समझेंगे, इसको देखेंगे। हम भूमि पर रहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति भूमि पर है, मतलब हम हैं। हम भूमि पर रहते हैं और इसी भूमि पर रहते हुए, इसी धरती के ऊपर रहते हुए हम अनेक तरह के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाकलापों को हम यहाँ पर अंजाम देते हैं। हम बाइक चलाते हैं, हम खेती करते हैं, हम पशुपालन करते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी काम यदि हम करना आरंभ करते हैं तो पहली आवश्यकता होती है भूमि, और इसी भूमि पर हम सारे क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में हम इस भूमि का उपयोग करते जाते हैं। अर्थात भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक मतलब मनुष्य ने इसको नहीं बनाया है, यह है प्रकृति प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, नेचुरल हमको मिला हुआ एक रिसोर्स है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें भूमि पर ही आधारित हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि हमारे पास जो भूमि है वह सीमित है, असीमित नहीं है। मतलब उसके ऊपर उसका क्षेत्रफल निर्धारित है कि हमको रहने के लिए एक ही पृथ्वी मिली हुई है। हमको इस पृथ्वी के अलावा कोई दूसरी पृथ्वी कहीं और उपलब्ध नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं, खगोल शास्त्री खोज रहे हैं, लेकिन जब तक मिल नहीं जाती तब तक हम ये मान के चलें कि हमारे पास भूमि एक सीमित संसाधन के रूप में उपलब्ध है। अब सीमित संसाधन के रूप में उपलब्ध है तो हमको इस उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग बहुत सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। साथ ही साथ इस भूमि की सुरक्षा और संरक्षा मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की पूरी जवाबदारी भी हम इंसानों की ही है। ये समझ में आ गया आपको कि भूमि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जैसा कि लिखा है कि भूमि एक सीमित संसाधन है, तो आपको बता दें सीमित तो है, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमने पीछे देखा पिछले कंटेंट्स में, पिछले वीडियोस में, कि हमारे द्वारा संसाधनों के बेजा इस्तेमाल से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ध्रुवों का बर्फ पिघलेगा और हमारे लिए जो महाद्वीपीय स्थिति है
जो हमारे लिए भूमि के टुकड़े ऊपर निकले हुए हैं, ये धीरे धीरे करके जलमग्न होते जाएंगे। मतलब सीमित है ये कहना पर्याप्त नहीं है। हमारी जो भूमि है, हमारे द्वारा संसाधनों का बेजा इस्तेमाल करने की वजह से इसमें कमी भी आती जा रही है। बस इसीलिए हमको इस भूमि को सुरक्षित रखने की, संरक्षित करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है ना। अब आपको बता दें कि भारत की बात हम करते हैं कि भारत की भूमि मतलब ये देखिए आप, भारत का नक्शा ही भारत की भूमि के अंतर्गत होगा, इससे अलग तो होगा नहीं। तो भारत की भूमि पर हम देखते हैं कि बहुत से पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं और द्वीप समूह हैं। जैसे ये मैदानों की स्थिति 43% है, पर्वतों की स्थिति 30% है और पठार जो है वह 27% है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में जो भू आकृति के हिसाब से पूरी भूमि बटी हुई है वो मैदान, पर्वत, पठार और द्वीप समूह में बटी हुई है। ये देखिए द्वीप समूह हमारे पास, ये लक्षद्वीप समूह और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी हैं। इस तरह से हमारी ये ज़मीन बटी हुई है। इसको हम ग्राफिकल नोट्स में इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास 43% मैदान है, 27% पठार हैं और 30% पर्वत हैं। पर्वत और पठार लगभग बराबर है हमारे पास में। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इन भू आकृतियों का आखिर महत्व क्या है। पर्वतों का, मैदानों का, पठारों का हमारे देश में क्या महत्व है, मतलब संसाधन की दृष्टि से हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। पर्वत हमारे लिए संसाधन की भूमिका कैसे निभाते हैं, पठार हमारे लिए कैसी भूमिका निभाते हैं और मैदान हमारे लिए संसाधन आखिर बन कैसे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैदान को। मैदान जो है कृषि और उद्योग के विकास के लिए बहुत सुविधाजनक होता है। एक समतल मैदान है, वहाँ पर खेती बहुत आसानी से हो सकती है, कोई भी उद्योग स्थापित किया जा सकता है। पर्वत हमारे लिए 12मासी नदियों का प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। 12मासी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं जिससे पर्यटन के विकास को संभावनाएं मिलती हैं, पर्यटन विकसित होते हैं और साथ ही साथ हमारे इकोसिस्टम के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पर्वत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपने देखा होगा कि अरावली पर्वत की स्थिति के कारण, कक्षा 9th में हमने आपको बताया था कि अरावली पर्वत की स्थिति के कारण राजस्थान का कुछ भाग सूखा रह जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर मरुस्थल बन गया है। तो पर्वतों का कितना महत्व है। इसके अलावा हमने देखा था कि संसार की सबसे अधिक वर्षा मासिनराम और चेरापूंजी के बीच में होती है। तो ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जयंती, खासी और गारो नाम के पर्वत उपस्थित हैं। तो इस वजह से यहाँ पर संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो पर्वतों का महत्व देखिए आप, एक जगह पर पर्वत से संसार की सर्वाधिक वर्षा हो रही है, लेकिन एक जगह पर पर्वत स्थित होते हुए भी वर्षा नहीं हो रही है। तो पर्वतों का ये महत्व आपको समझ में आ गया और संसाधन की दृष्टि से उनका उपयोग क्या है, उनसे हमको नदियों का पानी मिलता है। पठार की बात करें तो हम ये पठार जो हैं ये खनिजों का भंडार होते हैं, जीवाश्म ईंधन का भंडार होते हैं, वनों का अपार संचय होता है यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि मैदान, पर्वत और पठार हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो मैक्सिमम टाइम पे हम यहाँ पर जब भू संसाधन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में खेती होती है और मैदानी क्षेत्रों में ही विकास होता है। हाँ, उस खेती के लिए जिन नदियों का जल की आवश्यकता होती है वह पर्वतों से मिलता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं भू उपयोग, अर्थात हमारी भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये आप उसको समझ लीजिए। अच्छा चलिए, आप अपने हिसाब से सोचिए कि भूमि का उपयोग कैसे होता होगा, भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कितने पैटर्न हैं इसके उपयोग के। ये देखिए, नंबर 1, सबसे पहले तो हम इंसान भी नहीं थे तब भी भूमि के ऊपर वन थे, लेकिन इन वनों को हमने हमारे लिए संसाधन बना लिया। अब इन वनों को हमेशा सुरक्षित रखना है, तो इसके लिए हमारी धरती मैया का सुरक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैदानी क्षेत्रों पर आते हैं। तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब ऐसी भूमि जो खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, पर्वतों की भूमि हो सकती है वो, पठारों की भूमि हो सकती है वो, कहीं की भी भूमि हो सकती है, मैदानी क्षेत्र की भूमि भी हो सकती है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत यह भूमि कहीं की भी हो सकती है, यह भूमि पठारों की भूमि भी हो सकती है, यह भूमि पर्वतों की भूमि भी हो सकती है और यह भूमि मैदान में स्थित भी हो सकती है जो खेती के लिए उपयोगी ना हो या अनुपलब्ध हो। ऐसी भूमि बंजर भूमि होती है जिसको हम कृषि अयोग्य भूमि कहते हैं। साथ ही साथ वह भूमि
जो गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई है। जैसे वहाँ पर कोई इमारत बनी हुई है, हमारा स्कूल बना हुआ है, हमारी हॉस्पिटल बनी हुई है, हमारी संसद भवन बनी हुई हैं, हमारे मकान बने हुए हैं, हमारी सड़कें बनी हुई हैं, हमारे उद्योग धंधे स्थापित हैं। तो ऐसी भूमि जहाँ पर खेती नहीं हो रही है। इसके बाद प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि होती है। तो प्रतिभूमि क्या होती है? वह भूमि होती, तो पहले हम प्रतिभूमि को समझ लें। तो प्रतिभूमि वह भूमि होती है जहाँ पर एक वर्ष, एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। कुल मिलाकर वर्ष भर में यदि हमने उस भूमि पर कोई खेती नहीं की है तो वह भूमि कहलाती है प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन भूमि जहां 1 से 5 साल तक कोई खेती ना की गई हो। 1 साल तक खेती ना की जाए तो प्रतिभूमि, और 1 साल से ज़्यादा वक्त बीत जाए और वह वक्त 5 साल तक हो जाए तो उसको बोलते हैं हम पुरातन भूमि। ठीक है ना। एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आप लिखिए प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। अब आपकी समझ में आ गया प्रतिभूमि क्या है। तो प्रतिभूमि के फिर अतिरिक्त अन्य कृषि भूमियाँ कौन होती हैं? जो चारागाहों के रूप में विकसित की जाती है, जहाँ पर हमारे जानवर पशुधन चारा चरते हैं, गार्डनिंग के लिए उपयोग में की जाती है। और यह भूमि, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, भले वृक्षों को लगाया गया है, वृक्षीय फसलें लगाई गई हैं, गार्डन डेवलप किए गए हैं, इनको हम शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं करते हैं। ये जो भूमि होती है प्रतिभूमि के अतिरिक्त, जहाँ पर खेती नहीं हो रही है लेकिन वृक्षों का रोपण किया जा रहा है, अन्य वृक्षों को उगाया जा रहा है, नर्सरी बनाई जा रही है प्लांटेशन के लिए, या गार्डन तैयार किए जा रहे हैं, इनको शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता। इसको बोलते हैं निवल क्षेत्र। कृषि योग्य भूमि बंजर भूमि, जहां 5 वर्ष से अधिक समय से खेती ना की गई हो, तो वह कहलाती है कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि। इसके बाद हम देखते हैं शुद्ध निवल क्षेत्र, मतलब 1 वर्ष में 1 से अधिक बार किसी खेत को बोया गया है और वहां पर खेती की गई है, तो यह कहलाती सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो अब आपकी ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। एग्जाम की व्यू से अगर हम देखें तो 1 साल में 1 वर्ष तक यदि किसी भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तो वह कहलाएगी प्रतिभूमि, और 1 से 5 साल तक यदि हम किसी भूमि का उपयोग नहीं करते हैं तो वह कहलाती है पुरातन प्रति, और 5 साल से अधिक समय तक यदि हमने ज़मीन का उपयोग नहीं किया तो वह कृषि योग्य, ज़मीन कृषि योग्य तो है लेकिन साथ में उसमें बंजर भूमि का टैग लग जाता है, वह कहलाती है कृषि योग्य बंजर भूमि। तो इस तरह से हमने भूमि के उपयोग के बारे में जान लिया कि भूमि का उपयोग कितने तरीके से किया गया है। 5 तरीकों से, जंगलों के लिए, गैर कृषि कार्यों के लिए, प्रतिभूमि के अतिरिक्त बागवानी इत्यादि के लिए, एक शुद्ध प्रतिभूमि और कृषि योग्य भूमि। इस तरह से 5 तरीकों से उपयोग किया गया है। अब हम देखते हैं भारत में भूमि के उपयोग का पैटर्न क्या है, प्रारूप क्या है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत में भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक कारक। तो भौतिक कारकों में सबसे पहले आता है भू आकृति। भू आकृति मतलब पहाड़, पर्वत, पठार, द्वीप, मैदान, इनके आधार पर ये भौतिक कारक कहलाते हैं, मतलब हमको आंखों से दिखाई दे रहे हैं। तो ये भू आकृतियाँ यह निर्धारित करती हैं कि इन जगहों का उपयोग कैसे करना है। जैसे कोई नदी पहाड़ों के बीच से होकर आ रही है तो उस पहाड़ की या पर्वत की आकृति को देखकर हम तय करते हैं कि यहाँ बांध बनाकर इस नदी का उपयोग किया जा सकता है या नहीं। मैदान को देखकर हम यह तय कर सकते हैं कि यहाँ पर खेती करना है या प्लांटेशन करना है। ठीक है ना। इसके अलावा जलवायु भी महत्वपूर्ण तत्व है जो भूमि के उपयोग का निर्धारण करता है। यदि कहीं की जलवायु सोयाबीन उगाने लायक नहीं है और आप वहाँ पर सोयाबीन उगा लेते हो तो वह आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपके लिए हानि देने वाली व्यवस्था होगी। तो इसलिए जलवायु के आधार पर भी, अब जैसे केसर की खेती हम मध्य प्रदेश में नहीं करते हैं, वो कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ की जलवायु केसर के लिए है। काजू, किशमिश, बादाम इत्यादि की खेती कहाँ होती है? ठंडे क्षेत्रों में होती है। उनकी खेती क्या आप राजस्थान में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब भूमि के उपयोग का जो निर्धारण है वह जलवायु पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा मिट्टी के प्रकार से भी यह तय होता है। आपको पता है कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है? यदि नहीं पता है तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मृदा संसाधन को पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि मृदा के प्रकार कितने होते हैं। तो मृदा के प्रकार के आधार पर भी भूमि का उपयोग तय किया जाता है। इसके अलावा कुछ मानवीय कारक भी होते हैं। मानवीय कारक में जैसे जनसंख्या घनत्व, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और खेती योग्य भूमि उपलब्ध भी है तो वहाँ पर व्यक्ति को मकान बनाने की जल्दी पड़ी रहती है,
प्रौद्योगिकी क्षमता यदि आपके पास में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आप वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगा सकते हैं। जिस क्षेत्र में जिस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी वहाँ की भूमि में उस तरह के उद्योग स्थापित कर लिए जाते हैं। इसके अलावा संस्कृति और परंपराएं भी एक मानवीय कारक के रूप में भूमि को उपयोग को तय करती हैं। संस्कृति और परंपराओं में जैसे हम देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति बनाई जा रही है, कहीं पर हम देखते हैं माता दुर्गा की मूर्ति बनाई जा रही हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से भूमि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत में उपलब्ध भूमि के उपयोग के आंकड़े किस तरह से हमारी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, अर्थात उपलब्ध भू उपयोग के आंकड़े। चलिए समझते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वह है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन यदि हम इस पूरे क्षेत्रफल को 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर को 100% मानते हैं तो हमारे पास में केवल 93% भूमि के उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसा कौन सा भाग है जिस क्षेत्र के आंकड़े हमको उपलब्ध नहीं हैं। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करते हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि पूर्वोत्तर राज्य क्या होते हैं, क्योंकि 9th क्लास में आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैं समझा चुका हूँ। पूर्वोत्तर मतलब भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य, ये हो गया पूर्व और ये हो गया उत्तर। यहाँ पर 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों में केवल असम है जिसके बारे में हमको जानकारी उपलब्ध है, जिसके भूमि उपयोग के डाटा उपलब्ध है। बाकी 6 स्टेट्स के डाटा उपलब्ध हमारे पास नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में वह क्षेत्र जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है वह, और कुछ हिस्सा जो हमारा चाइना के द्वारा कब्जा कर लिया गया है वह क्षेत्र, इन क्षेत्रों का भी अभी हमारे द्वारा सर्वे नहीं किया गया है, इसलिए इस क्षेत्र का भी आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की 100% भूमि के उपयोग के आंकड़े क्यों नहीं हैं, तो उसका स्पष्ट कारण है 7 स्टेट्स में केवल असम और जम्मू कश्मीर में पीओके और सीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ के डेटा हमारे पास में नहीं है। अब जो डेटा हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें हम देखते हैं कि स्थायी चारागाहों के अंतर्गत बहुत सारी भूमि कम हुई है। स्थायी चारागाह मतलब जहाँ पर लगातार पशुओं के द्वारा चारण किया जा रहा है, पशुओं का भोजन वहाँ पर उपलब्ध होता है। अब बहुत बड़ी संख्या में पशुधन उपलब्ध है। इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में समर्थ हम कैसे होंगे भाई? चारागाहों का उपयोग अगर ना करें तो कैसे होंगे हम समर्थ? ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। और यदि हम समर्थ हो जाते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे, और यदि हम इनको चारा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो क्या परिणाम होंगे, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं वर्तमान परती भूमि के अलावा अन्य परती भूमि जो अनुपजाऊ है। परती भूमि समझ में आ गया। अब हम बार बार आपको नहीं बताएंगे कि एक वर्ष में यदि हमने उस जमीन पर कोई खेती का काम नहीं किया है तो वह परती भूमि कहलाएगी। तो उस परती भूमि के अलावा अन्य परती भूमि भी अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। बहुत ऊबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीनें हैं और वहाँ पर यदि हम खेती का काम करते भी हैं तो वह हमारे लिए घाटे का सौदा होता है। तो इसलिए परती भूमि के अलावा भी अन्य परती भूमि भी हैं जो अनुपजाऊ है। मतलब चारागाहों के लिए जो भूमि है और परती के अलावा जो अन्य परती भूमि हैं वे अनुपजाऊ हैं, खेती कार्य में उपयोग नहीं की जा रही हैं। इसके बाद इस अनुपजाऊ और परती भूमि में हमने सपोज करो 2-3 सालों में, हर साल नहीं कर पा रहा है लेकिन 2 या 3 साल में हमने कोशिश करके 1 या 2 बार इसमें बोनी हमने कर ली। और एक क्षेत्र जहाँ पर हम हर साल बल्कि साल में 3 बार बोनी कर रहे हैं, इस बोनी वाले क्षेत्र को यदि हम 2-3 साल में 1 बार बो रहे हैं उस क्षेत्र से जोड़ दिया जाए तो भी भारत की कुल 54% भूमि पर ही खेती हो सकती है। ध्यान रखिएगा, तो भी भारत के कुल 54% भूमि पर ही खेती हो सकती है। अब एग्जाम में आ सकता है कि अधिकतम भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जा सकती है, तो उत्तर आएगा केवल 54% क्षेत्र पर ही अधिकतम हम खेती कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। आपको पता है भारत में 29 स्टेट्स हैं, 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन सब का भी डेटा अलग अलग है। जैसे पंजाब और हरियाणा की हम बात करें तो ये हो गया पंजाब और ये हरियाणा। यहाँ पर 80% क्षेत्र पर बोनी की जाती है, 80% क्षेत्र पर खेती की जाती है। लेकिन अगर हम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, ये भी नॉर्थ ईस्ट के देश हैं, उत्तर पूर्व
पूर्वोत्तर राज्य, और साथ में हम अंडमान निकोबार को भी जोड़ लें तो यहाँ पर 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती की जाती है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि एक जगह है पंजाब और हरियाणा 80% एरिया पर खेती हो रही है, 80% लैंड जो है वह खेती योग्य है, लेकिन इन स्टेट्स में 10% से कम क्षेत्र में बोनी हो रही है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वनों की। हमारे देश में जंगल की क्या स्थिति है। एक्चुअल में क्या है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 जब बनी थी तब ये कहा गया था कि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग 33% भाग पर वन होना चाहिए। मैंने आपको सुविधा की दृष्टि से पूरे को 100% मानकर ये बना लिया है कि ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये 33% हो गया, ये 33 और ये 33। तो वन नीति के आधार पर 33% हिस्से पर जंगल होना चाहिए। अगर इतना जंगल होता है तो इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। लेकिन जितनी ज़रूरत है, जितनी राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर कहा गया है कि इतना वन होना चाहिए, उतना वन नहीं है। लगभग 25% के आसपास या उससे कम क्षेत्र में वन स्थित है। ये हो गया। अच्छा, वनों की कमी हो गई है और ऊपर से वन जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं। क्यों? क्योंकि वनों के आसपास एक इकोसिस्टम डेवलप होता है और उसके अंतर्गत लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर होती है। वनों से कुछ लोग तो वनवासी होते हैं जो वनों में ही रहते हैं। इसके अलावा जो लोग वनवासी नहीं हैं उनके उद्योगों के लिए कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वन क्षेत्रों के आसपास भी रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जो जीविका है, आजीविका है, वह भी वनों पर निर्भर होती है। भूमि के उपयोग की अगर हम बात कर रहे हैं तो भूमि के उपयोग का एक भाग बंजर भूमि कहलाता है। बंजर भूमि के अंतर्गत क्या होता है? पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल होती हैं। मतलब भूमि के उपयोग का एक भाग बंजर भूमि है जहां पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका हमने एक नाम भी दिया था। जब भू उपयोग देख रहे थे तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि उस भूमि को कहते हैं कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, दूसरे प्रकार की भूमि। जब हम दूसरे भाग की बात करते हैं, पहला भाग तो हो गया बंजर भूमि का। हालांकि यहाँ पर भी उद्योग इत्यादि स्थापित करने की आजकल आधुनिक तकनीक आ गई हैं, तो इसलिए हम इसको उपयोग का एक भाग कह रहे हैं। अब दूसरे भाग की हम बात करते हैं तो ये होता है गैर कृषि प्रयोजनों के लिए लगाई गई भूमि। अब गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि के अंतर्गत क्या आता है? बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। इसके अलावा जब हम लंबे समय तक लगातार भूमि का उपयोग करते रहते हैं और उसके उपयोग के साथ साथ उसके संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? भू संसाधनों का निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण मतलब भू संसाधनों की गुणवत्ता में कमी आने लगती है और इस वजह से गंभीर संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भूमि के उपजाऊपने में कमी आ जाती है और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बन जाती है, और इन सभी वजहों से क्या होता है? समाज पर और पर्यावरण पर गंभीर आपदाएं आने की आशंका बन जाती है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? यहाँ पर हमारे पास में आया एक शब्द क्या? भू संसाधनों का निम्नीकरण। तो अब हमको जानना होगा कि भू संसाधनों का निम्नीकरण किसे कहते हैं और निम्नीकरण हो रहा है तो इसके संरक्षण के क्या उपाय होंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं भूमि निम्नीकरण को। भूमि मतलब हमारी पृथ्वी एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे बाद इसका उपयोग कोई नहीं करेगा। इसके बाद भी भावी पीढ़ी इस भूमि का उपयोग करती रहेगी, और रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीज़ों की जो हमें आवश्यकता होती है वे सारी कहाँ से प्राप्त होती हैं? वे सभी भूमि से प्राप्त होती हैं। लेकिन भूमि से इन चीज़ों को प्राप्त करने के दौरान मनुष्य बहुत सारे कार्यकलाप इस भूमि पर करता है, और इन कार्यकलापों के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। अच्छा, भूमि का निम्नीकरण तो हो ही रहा है जो मानवीय क्रियाकलापों से हो रहा है। इसके अलावा भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य प्राकृतिक ताकतें हैं, उनको भी बल मिलता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया, मनुष्य अगर अपने क्रियाकलापों से धरती को नुकसान पहुंचा रहा है तो प्रकृति में ऐसे कौन से तत्व हैं? तो आपको बता दूं, वर्षा।
वर्षा सीधे भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन यदि हमने पहाड़ों की कटाई कर दी और वर्षा का जल पहाड़ों पर गिरेगा तो वह पहाड़ भूस्खलन का शिकार हो जाएगा। तो इस तरह से प्राकृतिक ताकतें भूमि को नुकसान पहुंचाने के लिए उद्यत हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, उनको बल मिल जाएगा। तो वर्षा, पानी, हवा, इनको मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा अवसर मिल जाता है भूमि को नुकसान पहुंचाने का। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ें अब अपन। इस समय हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि बेकार है, मतलब उसकी गुणवत्ता खराब है। हम इसको परसेंटेज के आधार पर देखते हैं इस तरह से, तो उसमें हम पाते हैं कि 28% जो भाग है वह जंगलों के अंतर्गत निम्नीकृत है। 56% जो भूमि है वह जल अपर्दित है और शेष भूमि लवणीय तथा क्षारीय है। इसके अलावा मानवीय क्रियाकलाप, जैसे कि मैंने बताए, मानवीय कौन से क्रियाकलाप हैं? हमने जंगलों को साफ किया है, मतलब वनोन्मूलन किया है। आप पेड़ में देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे करके बहुत सारे पेड़ों को काट देते हैं। क्यों? ताकि हमें कृषि योग्य, उद्योग करने के योग्य भूमि उपलब्ध हो सके। अतिचारण, हम हमारे जानवरों को चारागाहों के, स्थायी चारागाहों के अलावा भी अलग अलग जगह पर चरने के लिए भेज देते हैं। साथ ही अत्यधिक खनन इत्यादि करने से भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आई है, अर्थात भूमि का निम्नीकरण हुआ है। एग्जाम में आता है कि वे मानवीय क्रियाएं बताइए जिससे भूमि का निम्नीकरण या भूमि की गुणवत्ता में कमी आई है। लिखिए तो वनों का काटा जाना, पशुओं द्वारा अतिचारण करना और खनन इत्यादि के द्वारा भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अब कैसे हुआ है? खनन के द्वारा। सवाल ये आता है कि खनन करने से, वो तो हमारे जीवन में इस समय उपयोगी चीज़ हो गई है। खनन हमारे लिए, खनिज हमारे लिए संसाधन की तरह कार्य कर रहा है। फिर इससे क्या नुकसान हो सकता है? तो आपको बता दें, मानवीय क्रियाकलापों के कारण ही यह नुकसान होता है। खनन के बाद हम उस जगह को, गहरी खाइयों को पूरा खुला छोड़ देते हैं और सारा मलबा वहाँ रह जाता है और इस वजह से वहाँ पानी भरता है और वह पानी जो है वहाँ ज़मीन को और ज़्यादा खराब कर देता है। इसके अलावा खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पर क्या किया है? जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई है। खनन करना है यहाँ पर, जैसे ही पता चला कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि किसी एक जंगल में, छतरपुर के पास में हीरे का भंडार मिला है। अब हीरे के भंडार को यदि हमको निकालना है तो वहाँ स्थित जंगलों को काटना पड़ेगा। अब जंगलों को काटने से क्या होगा? वहाँ की भूमि का निम्नीकरण होगा। तो इसी तरह से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में कोयला और खनिजों का भंडार है। इनको निकालने के लिए यहाँ पर खनन का कार्य किया गया, जिससे जंगलों को काटा गया और भूमि का निम्नीकरण हुआ। ये चीज़ आपकी समझ में आई? भूमि निम्नीकरण के कारण खनन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अब हम बात करते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। चलो हम खनन नहीं कर रहे, लेकिन हम हमारे जानवर तो पालेंगे ना, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ये पालेंगे नहीं पालेंगे? और जब हम इनको पालेंगे तो इनको चराएंगे कहाँ? यदि हम इनको चारागाहों की तरफ धकेल देते हैं तो ये क्या करते हैं? इधर उधर कहीं पे भी चरने के लिए चले जाते हैं और चरनोई की भूमि नहीं मिलती है तो ये अन्य जगहों पर चले जाते हैं। तो इनके जो पैरों में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिससे भूमि को नुकसान होता है। इनके खुरों से ज़मीन की गुणवत्ता में कमी आती है और भूमि निम्नीकरण होता है, मतलब पशुचारण से इस तरह से होता है। अब मानव द्वारा सिंचाई से भी होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जैसे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा खेती होती है और यह खेती पूरी तरीके से सिंचाई पर निर्भर है और सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण होता है। क्यों होता है? इसका कारण जो है ये है कि अति सिंचन के कारण उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। हम यहाँ पर सिंचाई करते हैं और साथ में उर्वरक डालते हैं। तो उर्वरकों के साथ में जब हम सिंचाई करते हैं तो भूमि के अंदर भी उर्वरक धीरे धीरे करके घुलनशील होते जाते हैं और ज़मीन की गुणवत्ता को खत्म करने लगते हैं और इस तरह से भूमि का निम्नीकरण होता है। तो खनन के द्वारा, पशुचारण के द्वारा, वनों के काटने के द्वारा और सिंचाई से भी, अति सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। इसके अलावा खनिज प्रक्रियाएं, जैसे सीमेंट उद्योग में चूने के पत्थर को पीसने का काम हो या मिट्टी के बर्तन बनाने का काम हो, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी धूल उड़ती है।
साथ में क्या होता है, बहुत सारे जो औद्योगिक केंद्र होते हैं वहाँ पर पानी तो निकलता है, पानी के साथ उनके कुछ अपशिष्ट भी निकलते हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इसकी धूल, इसकी धूल, इसकी धूल और इससे निकले हुए अपशिष्ट पृथ्वी के ऊपर जमा हो जाते हैं, और जब ये जमा हो जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर पानी को सोखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। न पृथ्वी के अंदर कुछ जा पाता है, न पृथ्वी से बाहर कुछ निकल पाता है, और इस वजह से भूमि का निम्नीकरण होने लगता है, भूमि की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। जब हमको भूमि संसाधन का उपयोग करना ही है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इसके संरक्षण के उपाय खोजना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसके संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं। भूमि के निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं, जैसे वन उन्मूलन न करके, मतलब वनों को ना काट के, पेड़ पौधों को ना काट के पेड़ों को लगाया जाए। यदि हम वृक्षारोपण करते हैं तो इससे भूमि की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा चारागाहों का भी समुचित प्रबंधन हो, जानवरों को फालतू न छोड़ा जाए। जानवरों के लिए, जैसे हमारी गाय हैं, बैल हैं इत्यादि के लिए विधिवत गौशालाएं बनाई जाएं और चारागाहों का उचित प्रबंध किया जाए। इसके अलावा पेड़ों की रक्षक मेखला तैयार की जाए। साथ ही पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाया जाए, जिससे भूमि कटाव की रोकथाम हो सके, और यह जो है सूखे क्षेत्रों में भी उपयोगी है। ये देख रहे हैं आप लोग, लाइन से यदि हम इस तरह से पेड़ों को लगा देते हैं और तार की बाड़ भी लगा देते हैं तो इस तरह से मिट्टी यहाँ पर जम जाती है, और जब मिट्टी यहाँ पर जम जाती है तो भूमि का कटाव नहीं होता, और भूमि का कटाव नहीं होता तो उससे उसकी गुणवत्ता में नुकसान नहीं होता। दूसरा तरीका यह है। तीसरा तरीका, बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल के परिष्करण के उपरांत ही उनको बाहर छोड़ा जाए। जैसे ये बंजर भूमि है, इसकी अच्छे से प्रबंधन किया जाए, यहाँ से पेड़ पौधे लगाए जाए और उनका उपयोग किया जाए। खनन करने के बाद उन क्षेत्रों का विधिवत प्रबंधन किया जाए, और उद्योगों से जो जल निकल रहा है, जो केमिकल निकल रहे हैं, जो अवशिष्ट निकल रहा है, उनको बाहर रिलीज करने के पहले उनका शोधन किया जाए, इसके बाद उनको बाहर निकाला जाए। इससे जल का भी प्रदूषण कम होगा, भूमि का भी प्रदूषण कम होगा और भू निम्नीकरण से बचा जा सकता है। तो इस तरह से, इस प्रकार से हम भूमि के निम्नीकरण को दूर कर सकते हैं। इस भाग को हमने, इस भू संसाधन वाले भाग को हमने आरंभ किया और एक ही सांस में चलते हुए अंत कर दिया, और सारी बात हम समझ गए। कुल मिला के जब संसाधनों की बात होती है तो वो रटा रटाया पैटर्न होता है, वो रोड मैप होता है। भू संसाधन हमने पढ़ा और जाना भू संसाधन किसे कहते हैं, मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर हमारी पृथ्वी ही भू संसाधन है, ये हमारी समझ में आया। अब भू संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, तो हमने देखा कि मैदान, पर्वत, पठार और द्वीप, ये जो भू आकृतियां हैं यही भू संसाधनों के प्रकार कहलाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि इन प्रकारों का विकास कैसे हो, मतलब इनका विकास करने से तात्पर्य कि इनको मनुष्य के उपयोग में लाने योग्य कैसे बनाया जाए। तो इसका उपयोग हमने देखा कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। जंगलों के लिए किया जाता है इसका उपयोग, और काय के लिए किया जाता है, गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। कुछ भूमि परती पड़ी रहती है, बंजर पड़ी रहती है, कुछ भूमि खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से हम भूमि का उपयोग करते हैं। फिर हमने देखा कि भारत में भूमि के उपयोग का क्या पैटर्न है। तो भारत में भूमि के उपयोग का पैटर्न जानने के लिए जब हम आगे बढ़े तो हमको 100% ज़मीन की जानकारी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ ज़मीन पाकिस्तान कब्जा जमाए रखा है, कुछ पर चाइना चपेट के बैठा, कुछ चाइना ने चपेट के बैठा है, और उत्तर पूर्वी राज्यों की हमने ही जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं। हाँ, असम की जानकारी हमारे पास में है। इस वजह से केवल 93% लैंड की जानकारी हमको है। अब इसके उपयोग की स्थिति क्या है? इसके उपयोग का अलग अलग पैटर्न है। जैसे खेती की अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80% क्षेत्र पर खेती होती है। लेकिन अगर हम मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और साथ में अंडमान निकोबार की बात करें तो 10% के आसपास, मतलब उससे भी कम, पशुओं के चारागाह के रूप में हमने ज़मीन का उपयोग देखा था। तो इस तरह से हमने भारत में ज़मीन के, भूमि के उपयोग का प्रारूप देखा। अब उपयोग जब हम करेंगे किसी चीज़ का तो वह खराब होगी। क्यों? क्योंकि हम यदि अच्छे भले इंसान की तरह अगर उपयोग करें तो कोई बात नहीं है। हम तो उसको ऐसा उपयोग करते हैं जैसे ये हमारे
प्रकृति का उपहार हो, हम वो चीज़ नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप खुद मन में दोहरा लो कि किसका माल समझकर आप इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है, लेकिन भारत में ऐसा किया जा रहा है, और किया जा रहा है तो उसका नुकसान हमको झेलना पड़ रहा है। उससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब उससे उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। अब आपके पास सवाल आएगा परीक्षा में कि भूमि की गुणवत्ता में कमी क्यों आ रही है, या भूमि निम्नीकरण के कारण क्या हैं। तो उसका पहला कारण है वनोन्मूलन, मतलब डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटा जाना, पहला कारण है। उत्तर आप लोग लिख लोगे, 10th क्लास में हो, बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की अब ज़रूरत नहीं है मुझे। इसके अलावा खनन, हम जो खदानों का जिनका हम उपयोग कर चुके होते हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, उनका मलबा पड़ा रहता है, बारिश का पानी आता है, भर जाता है और भूमि की गुणवत्ता को खराब करता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, खेती में अत्यधिक सिंचाई का प्रयोग करते हैं, और जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण होता है, उसमें प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक कीटनाशकों के कारण। इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और देखी, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में अत्यंत पशुचारण के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि भूमि का निम्नीकरण होता है तो इसके संरक्षण के उपाय जरूरी हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काट रहे हैं, उसको भैया रोक दो, जितना ज़रूरी है उतना काटो, बाकी पेड़ लगाओ, भूमि संरक्षित होगी। खनन की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो खनन से जो केमिकल निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है, इसको क्या करें, हम संशोधित कर लें, इसको शोधित कर लें, परिष्कृत कर लें, और बहुत ज़्यादा खराब केमिकल बाहर रिलीज ना करें। पशुचारण की बात अगर है तो हमको क्या करना चाहिए, चारागाहों का विधिवत प्रबंधन करना चाहिए। तो इस तरह से तमाम उपचारों के माध्यम से भू संसाधन का हम विधिवत इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस भूमि को बचाए रख सकते हैं। और यदि नहीं किए तो सूरज गर्म हो रहा है हमारे ही कर्मों से, बर्फ़ें पिघल रही हैं हमारे ही कर्मों से, और धरती में जल की मात्रा बढ़ रही है हमारे ही सदकर्मों से, और इसका परिणाम कौन भोगेगी, हमारी ही आने वाली पीढ़ियाँ। और ये ना भोगें इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, सतत पोषणीय आर्थिक विकास, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मेरी ये बात अध्याय पढ़ने के लिए परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जीवन में उतारने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास अपनाना चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोगों को यह अध्याय समझ में आ चुका होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगला अध्याय मृदा संसाधन को रेडी करने चलता हूँ और आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।